Very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and today onwards we are going to start our new chapter, that is magnetic effect of current and magnetic forces on charge and current. So we are going to start with a new chapter. According to NCERT, it's our chapter number 4, volume 1, class 12. मैग्नेटिज्म चैप्टर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन जेईई में यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और इस पर आधारित अगले 2 चैप्टर आपके बहुत रहेंगे इंपॉर्टेंट्स। ठीक है ना, इसी पर बेस्ड आपके नेक्स्ट 2 चैप्टर्स भी रहेंगे। तो प्लीज फोकस रखते हुए पढ़ाई करेंगे, कोई फोकस लीव ना करें। हियर वी विल हैव टू डू मेनी डेरिवेशंस आल्सो। हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे, क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सॉल्व करना है। डेरिवेशन भी करेंगे हम स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मतलब योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी हम पढ़ाई करेंगे साथ साथ। ठीक है गाइस, तो लेट्स मूव टू द लेक्चर। तो सबसे पहले वी आर मूविंग विद आवर इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो व्हाट डज इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना जरा देखते हैं एक बार। बेसिकली आप लोगों ने मैग्नेटिज्म का नाम सुना है, मैग्नेटिक फील्ड का नाम सुना है इन योर प्रीवियस क्लासेस। बचपन क्लासेस में आपने मैग्नेटिज्म का नाम सुना है, राइट गाइस। मैग्नेटिज्म में एक नाम आता है निकल के, सबसे पहले तो मैग्नेट का। क्या नाम आता है बेटा? सबसे पहले मैग्नेट का नाम निकल के आता है। और मैग्नेट में हम जब बात करते हैं तो मैग्नेट में एक होता है बेटा आपका नॉर्थ और बेटा एक होता है आपका साउथ, राइट गाइस। तो नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में फोर्सेज होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज। और वहीं पर अगर मैं एक नॉर्थ बनाऊं और एक और नॉर्थ बनाऊं, मतलब सेम पोल वाले में अगर मैं दोनों एक साथ बनाता हूं, तुमने देखे होंगे बार मैग्नेट्स में, है ना। तो एक नॉर्थ पोल और एक नॉर्थ पोल और, तो ये क्या करेंगे बेटा? आपके रिपेल करेंगे। और इन रियलिटी तुम्हारे जो मैग्नेट होते हैं वो क्या होते हैं? डाइपोल होते हैं, मोनोपोल्स नहीं होता है। तो एक में नॉर्थ होगा तो साथ में उसके पास साउथ होगा। और साथ में अगर इस बार मैग्नेट को मैं तोड़ूंगा तो इट विल ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स। इट विल ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स। एक तो होगा बेटा आपका कौन सा? नॉर्थ, और एक साउथ। देखो कैसे बन जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर साउथ बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ बन जाएगा और इसके लिए यहाँ पर साउथ और फिर एक नॉर्थ आपका ये डेवलप हो जाएंगे। तो बेसिकली जब भी आप एक मैग्नेट को ब्रेक करोगे तो 2 मैग्नेट्स में वो ब्रेक हो जाते हैं। ये सब आपने पढ़ा है। थोड़ा थोड़ा आपने ये भी नाम सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड। आपने 10th क्लास में कितना बेसिक्स आपने पढ़ा है, वही आपका इंट्रोडक्शन है बेसिकली। बट इस चैप्टर में अब हमने मैग्नेट का नाम पहले सुन रखा है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमको पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज फॉर स्ट्रेट वायर, फॉर अ सर्कुलर रिंग, फॉर अ सोलेनॉइड, ऐसे ड्यू टू सिलेंडर। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो हमको यहाँ पर कवर करने होंगे। मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखना होगा। फिर एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? उसके पास एक चार्ज लेकर आएंगे और चार्ज पर कितनी फोर्स आएगी वो देखेंगे। एक करंट कैरिंग एलिमेंट लेके आएंगे, उस पर कितनी फोर्स आएगी वो देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड पैदा कैसे हो सकती है वो हमको अभी पढ़ना है। ठीक है ना, तो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू जो हमको अभी पढ़ना होगा इन आवर चैप्टर्स, इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लीज क्लास ना मिस करें, टाइम से पहले ही आप क्लास ज्वाइन करें। 3:30 क्लास शुरू होती है तो आप 3:20 तक ही क्लास प्लीज ज्वाइन कर लीजिए जी। क्या करें? ठीक है ना, 3:20 पर क्लास प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग विद आवर एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए साइंटिस्ट ने। ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट है, एक्सपेरिमेंट किया उसने, और उसने जो एक्सपेरिमेंट दिए उस पर आधारित ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स को हमको बेटा क्या करना है? पढ़ना है। उसके आधारित रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशन को हमें करना है बच्चों, पढ़ाई करनी है, हमको समझना है हमको। ठीक है गाइस, तो आइए समझते हैं सबसे पहले मैग्नेटिज्म में ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट। तो ऑरस्टेड ने क्या किया बेटा? कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करे। ठीक है ना, प्लीज सी। तो बेसिकली उन्होंने सबसे पहले एक सर्किट बनाया। ठीक है, उन्होंने एक सर्किट बनाया। ये सर्किट आप भी बना लीजिएगा प्लीज साथ साथ। और यहां पर उन्होंने एक करंट कैरिंग एलिमेंट रख दिया। क्या रखा बेटा उन्होंने? यहां पर एक करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है ना गाइस, दिख पा रहा है आपको? एक करंट कैरिंग एलिमेंट उन्होंने यहां पर रख दिया, मतलब एक वायर, बेसिकली एक वायर लगाया। एपरेटस ऐसे सेट किया गया है कि यहां पर आपका
अभी के लिए कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि ये स्विच ओपन है, क्योंकि ये स्विच बेटा आपका ओपन है। ठीक है, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है। एक्सपेरिमेंट किसने किया? ऑरस्टेड, एक आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने। अब उन्होंने क्या देखा यहाँ पर बेटा? उन्होंने देखा कि अभी आपका देखो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है। फर्स्ट में क्या ही करंट फ्लो कर रहा है? मुझे बताओ यहाँ पर भी कोई करंट फ्लो कर रहा है? हाँ और ना में जवाब देना। क्या अभी कोई करंट फ्लो कर रहा है बच्चों? अभी कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा। और उन्होंने इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज लाकर रख दिया। उन्होंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लाकर रख दिया और ये पॉजिटिव चार्ज आपका डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। ये पॉजिटिव चार्ज कहां रखा हुआ है? रेस्ट पर रखा हुआ है। दिस पॉजिटिव चार्ज इज एट रेस्ट। ये पॉजिटिव चार्ज कहां पर है बच्चों? आपका रेस्ट पर है। तो साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? ये पॉजिटिव चार्ज आपका रेस्ट पे है। ठीक है ना? तो आई की वैल्यू यहां पर देखो, आई जब आई का वैल्यू कितना था इसमें? 0 था। तो पॉजिटिव चार्ज वाला कहां पर था बेटा? रेस्ट पे था। और फाइनली भी ये रेस्ट पे ही था। ठीक है, क्या था? रेस्ट पे था। अब और यहां पर देखो, यहां पर एक मैग्नेटिक कंपास लाके रखा गया। क्या लाके रखा गया बेटा? एक मैग्नेटिक कंपास। और मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हुई। नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास। नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास। ये एमसी क्या है तुम्हारा? मैग्नेटिक कंपास है गाइस। ठीक है, ओके। ये इनिशियली जब तुम्हारा करंट 0 था तब की बात करी। अब साइंटिस्ट ने क्या किया? इस स्विच को क्लोज कर दिया। स्विच को क्लोज कर दिया बेटा। क्या कर दिया उन्होंने? साइंटिस्ट ने स्विच को क्लोज कर दिया। स्विच को क्लोज करने पर मुझे बताओ करंट की वैल्यू क्या कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी? तो यस, यहां पर कुछ ना कुछ अब करंट की वैल्यू आपकी फ्लो होनी शुरू हो गई। तो करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। करंट इक्वल टू जीरो नहीं है। तो भैया जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन ली, एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्वेशन लिया, तो ऑब्जर्वेशन में ये आया कि प्लस क्यू चार्ज तुम्हारा क्या है बेटा? अभी भी रेस्ट पे ही है। प्लस क्यू चार्ज क्या है तुम्हारा? अभी भी रेस्ट पर ही है। बट तुम्हारा जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें एक नीडल क्या कर गई? डिफ्लेक्ट कर गई। मैग्नेटिक कंपास की नीडल क्या कर गई बेटा? डिफ्लेक्ट कर गई। मैग्नेटिक कंपास की नीडल क्या कर गई बेटा? डिफ्लेक्ट कर गई। क्या क्या उसने देखा कि भैया जब आपका करंट 0 था तो चार्ज रेस्ट पर था और जो मैग्नेटिक कंपास था उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। और जब आपने स्विच को क्लोज कर दिया तो स्विच को क्लोज करते ही करंट की वैल्यू अब कुछ ना कुछ आ गई। और करंट की वैल्यू आने पर भी चार्ज पार्टिकल क्या रहा बेटा? इनिशियली रेस्ट पे था, तो फाइनली भी क्या रहा? वो रेस्ट पर ही दिखा। फाइनली भी हमारा चार्ज पार्टिकल क्या दिखा बेटा? रेस्ट पर ही दिखा। ठीक है ना? ओके गाइस। एंड तुम्हारी ये जो मैग्नेटिक कंपास था वो क्या हो गया बेटा? आपका डिफ्लेक्ट कर गई। जो मैग्नेटिक कंपास के अंदर नीडल थी वो क्या कर गई बेटा? आपकी डिफ्लेक्ट कर गई बेटा। क्या कर गई बच्चों? डिफ्लेक्ट कर गई। तो इससे हमारे पास रिजल्ट्स आए। ऑब्जर्वेशन आया कुछ, ठीक है ना? और रिजल्ट आया बेटा। क्या आया बेटा आपके पास? रिजल्ट आया यहां से। ठीक है ना? ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हुआ। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने ऑब्जर्वेशन देखा। ऑब्जर्वेशन के बाद हमने रिजल्ट देखा। साइंटिस्ट ने जो रिजल्ट दिए वही हम एज इट इज मान के चलेंगे। तो रिजल्ट क्या आया कि भैया क्या एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही होगी, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल को हिलाने के लिए एक मैग्नेटिक फोर्स की जरूरत है। सोचो गाइस, क्या मैग्नेटिक कंपास की नीडल को डिफ्लेक्ट होने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड में रखना जरूरी है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से होगी? पहले तो नहीं थी। जैसे ही तुमने स्विच क्लोज किया, करंट की वैल्यू आई, तो क्या प्रोड्यूस हुआ? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और उसमें मैग्नेटिक नीडल क्या करी? डिफ्लेक्ट करी। तो पहला रिजल्ट जो आपका ऑरस्टेड ने दिया इस एक्सपेरिमेंट से, क्या दिया कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और अब जरा देखो, अब यहां पर जब करंट नहीं था तो चार्ज भी रेस्ट पे था, और जब करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड आई और चार्ज अभी भी रेस्ट पे रहा। क्या चार्ज को मैग्नेटिक फोर्स क्या हिला पाया? मैग्नेटिक फील्ड में रुका हुआ चार्ज पे कोई भी फोर्स आया? सोचो, क्या भैया ये रेस्ट पे था, फाइनल भी रेस्ट पे रहा, मतलब कोई भी फोर्स एक्ट किया? कोई भी फोर्स इस पे एक्ट नहीं किया। मतलब कि एक करंट कैरिंग वायर के पास आपने अगर चार्ज को रेस्ट पे रखा है तब भी वो रेस्ट पे रहा। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसमें अगर एक चार्ज को आप रखते हैं रेस्ट पर, तब भी कोई भी इस पर फोर्स नहीं एक्ट हुआ। मतलब नो मैग्नेटिक फोर्स
acts on a stationary charge, दैट इज अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ये अभी पहले रिजल्ट्स आए, ये क्या आया आपका पहला रिजल्ट आया, ठीक है गाइस, ये पहले जो रिजल्ट है पहले एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आया आपके सामने। क्या ये रिजल्ट क्लियर है बच्चों? इज दिस रिजल्ट क्लियर बेटा? ठीक है, अरे बोलो भाइयों दोस्तों, ठीक है सर। तो आपने क्या पढ़ा, अगर करंट जीरो था तो यहां पर चार्ज रेस्ट पे था और तुम्हारा डिफ्लेक्शन नहीं था। स्विच को क्लोज कर दिया, करंट का वैल्यू कुछ फ्लो करने लग गया, तब भी चार्ज रेस्ट पे था और नीडल डिफ्लेक्ट कर गई, मतलब कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ वी पुट अ पार्टिकल एट रेस्ट, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट नियर अ करंट कैरिंग वायर और इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन इट, नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है गाइस, ये अपने को पॉइंट क्लियर हुए, तो अपन चलते हैं आगे वाले पेज पे। अब यहां पर आपके ऑलस्टेड साहब रुके नहीं, उन्होंने क्या किया, यहां पर एक एक्सपेरिमेंट और किया। तो देखो उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या करे, बेसिकली उन्होंने अपना ये स्विच को क्लोज कर दिया, उन्हें कर दिया स्विच को क्लोज कर दिया, और यहां पर अब उन्होंने एक अपना चार्ज पार्टिकल रखा। यहां पर उन्होंने क्या रखा बेटा, एक चार्ज पार्टिकल रखा, ठीक है ना, प्लस क्यू ले लो माइनस क्यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, प्लस क्यू ले लो माइनस क्यू ले लो। और यहां पर उन्होंने इस लाइन के अलोंग, यहां पर इस लाइन के अलोंग चार्ज पार्टिकल को एक वेलोसिटी दे दी, चार्ज पार्टिकल को एक वेलोसिटी दे दी, ठीक है गाइस, और यहां पर वायर में एक करंट सेटअप करके, तो वायर में एक करंट है, वायर में आपके पास करंट है, और करंट है तो यहां पर क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये चार्ज पार्टिकल को आपने एक वेलोसिटी दे दी। तो बेटा इट वाज सीन दैट ये चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन मोशन करना चाहिए था, बट ये स्ट्रेट लाइन मोशन ना करते हुए थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके ऐसे मूव कर गया, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए आपका इस पोर्शन में, इस वे में, ये मैनर में डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना गाइस, इस मैनर में क्या कर गया बेटा, ये डिफ्लेक्शन इसने शो करी। ठीक है बच्चों, कि प्लस क्यू जो चार्ज था उसको आपने इनिशियली एक वेलोसिटी दी, इस वेलोसिटी मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन करना चाहिए था ये अकॉर्डिंगली, बट यहां पर ये चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया। अगर पाथ से डिफ्लेक्ट हुआ है, अगर पाथ से डिफ्लेक्ट हुआ है, इसका मतलब क्या है बच्चे, क्या यहां पर एक फोर्स लगी होगी, क्या यहां पर एक फोर्स लगी होगी, और ऑन एक्सपेरिमेंट ये फोर्स कौन सी देखी गई कि भैया करंट कैरिंग वायर आपका मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ही, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर आ रही है। क्या आ रही है बेटा, मूविंग चार्ज पार्टिकल ऊपर आ रही है। तो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका ऑब्जर्वेशन हम पहले लिख लेते हैं बेटा, प्लीज राइट द ऑब्जर्वेशन ओवर हियर, कि ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है। देखो भाई ऑब्जर्वेशन क्या हुआ बेटा, सीधा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, मतलब I इज नॉट इक्वल टू 0 एंड Q को एक वेलोसिटी दे दिया गया, Q को एक वेलोसिटी दे दिया गया, ठीक है ना, Q को वेलोसिटी दे दिया गया, एंड Q डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ, Q डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ, चार्ज पार्टिकल तुम्हारा पाथ से डेविएट कर गया, ठीक है गाइस, चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट कर गया। सर किस डायरेक्शन में डेविएट करेगा, वो सब तो हमको सीखना है, अभी एकदम नहीं बताएंगे। सर ये नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो, बेटा कोई सा भी चार्ज लो, चार्ज होना जरूरी है बस, ठीक है ना बच्चे। तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट देखो बेटा, रिजल्ट देखो क्या आया, इफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग इंपॉर्टेंट है, इज केप्ट near a current carrying wire, near a current carrying wire, then it experience a magnetic force, क्योंकि बेटा यहां मैग्नेटिक फोर्स आ रही है ना, मैग्नेटिज्म आ रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स आ रही है। तो यहां पर क्या देखा गया कि अगर एक करंट कैरिंग वायर के पास एक
चार्ज को वेलोसिटी दी जाए तो वो डेविएट हो जाता है अपने पाथ से। वो डेविएट इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पर करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग जो वायर है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज पर नेगेटिव चार्ज पर मूविंग होना जरूरी है। उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है? इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना। और ये हम जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से हमने देख लिया। तो क्या आपको दो एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पर हुए, बेसिकली मतलब दो हुए एक्सपेरिमेंट, इनफैक्ट वो 3 एक्सपेरिमेंट थे। देखो यहाँ पर ना, एक एक्सपेरिमेंट जिसमें करंट 0, एक एक्सपेरिमेंट करंट है, और दूसरा बेटा थर्ड एक्सपेरिमेंट ये था फाइनली। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये सर कैसे हुए, क्यों हुए, बेटा वही तो बता रहे हैं आपको रिजल्ट्स। ये एक्सपेरिमेंट दिए गए, भगवान ने और स्टेट साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन देखे और उस पर उन्होंने रिजल्ट्स दिए जो हमको एज इट इज फॉलो करना है, ठीक है गाइस। और यहाँ ये देखा गया था, एक चीज और दिखा दूं तुमको, कि जो तुम्हारी वेलोसिटी है मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज्ड, नॉट मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। क्या चेंज हुआ था? डायरेक्शन चेंज हुआ था, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ था। इसको प्रूफ हम करेंगे, चीजों को इसको हम समझेंगे बाद में, ठीक है ना। ओके, तो क्या बोला गया? जब भी एक करंट कैरिंग एलिमेंट होगा, दैट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक field near it, it will produce a magnetic field near it, always produce a magnetic field near it. And if in that magnetic field a moving charge particle comes, it experience some force, ठीक है ना बेटा। ये आपको रिजल्ट याद रखना है। तो रिजल्ट जो नोट पॉइंट आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर, वो नोट पॉइंट हम फटाफट से लिखेंगे बेटा। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बेटा, कोई सा भी चार्ज पार्टिकल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम प्लस ले नेगेटिव ले, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों केस में। तो नोट पॉइंट लिख लो प्लीज। हवा में रख दिया भाई, बेटा जो चीज पढ़नी है उस पर ध्यान दो। अच्छा हवा में रखा कहां रखा मतलब नहीं है भाई। नोट पॉइंट, अ करंट कैरिंग वायर, a current carrying wire was kept, नहीं, current carrying wire produces a magnetic field, current carrying wire produces a magnetic field। करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लाइक मैग्नेट्स, लाइक मैग्नेट्स। क्या करता है बेटा? लाइक मैग्नेट्स ये चेंज करता है। एंड पहला रिजल्ट, फर्स्ट सेकंड, अ मूविंग चार्ज पार्टिकल kept in मैग्नेटिक फील्ड। अब वो कहां से प्रोड्यूस है उससे फर्क नहीं पड़ता, kept in मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कौन कितनी पैदा हुई? सही है, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0 तो नहीं है, ज्यादा क्यों है, कम क्या है, वही तो पढ़ना है इस चैप्टर में बच्चों। और आज ही तो हम साइंटिस्ट बन नहीं पाएंगे, तो हमको धीरे धीरे आगे मूव करना है। अभी तो हमने शुरुआत की है प्यारे बच्चे, अभी तो हमने क्या करी है बेटा? सिर्फ और सिर्फ शुरुआत करी है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। सेकेंड नोट पॉइंट एक्सपेरिमेंट से मिला, एक्सपेरिमेंट से देखा गया, एक्सपेरिमेंट से। ये सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, ये लिख लो, दीज आर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। दीज आर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। सर ये वायर इंसुलेटेड था यार, से सर नंगा वायर था, नेकेड वायर था, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू
समझने की बात ही नहीं बेटा, ये रिजल्ट याद करने हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन हुए, ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट्स आए। और जो बच्चे लेट आए हैं प्लीज डोंट आस्क फॉर रिपीट रिपीट रिपीट, है ना। यस ये रिजल्ट लिखो सब लोग। नहीं है रजिस्टर, कोई बात नहीं, वायर में तो रजिस्टर है, ये वायर में भी रजिस्टर नहीं होते। कहां कूद जाते हो यार तुम लोग। चलो अब तुम लोग मत करने बैठ जाना घर पे एक्सपेरिमेंट, तुम तो खाली ये क्या करना है, वायर के आसपास एक करंट कैरिंग वायर है ना, वायर के आसपास एक मैग्नेटिक कंपास रहना, मैग्नेटिक कंपास की नीडल ऐसे ऑसिलेट करेगी, ठीक है ना, वो हिलती रहेगी। ओके ये रही पहली स्लाइड, इसके रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंट हुए, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट्स, ठीक है। और ये तुम्हारी सेकेंड एक्सपेरिमेंट, उसका ऑब्जर्वेशन, उसका रिजल्ट, और फाइनल जो रिजल्ट आए एक्सपेरिमेंटल, ये मैंने नहीं किया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ये आएंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें इसके आगे, अब बात आई कि सब मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, अब बात आती है आगे सब मैग्नेटिक फील्ड कितनी, ठीक है ना। फिर बात करनी है सर ये मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रखें तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो वो सबकी हम डेरिवेशन धीरे धीरे करेंगे आगे। आओ तो सबसे पहले जो आपका कैलकुलेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसे किया गया, साइंटिस्ट ने इसके दो तीन तरीके लाए, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ, एंड प्लीज प्रैक्टिकल फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, ध्यान रखो, यू आर स्टडिंग थियोरेटिकल फिजिक्स नॉट अ प्रैक्टिकल फिजिक्स, यू आर स्टडिंग थियोरेटिकल फिजिक्स, उसी पे आपको फोकस रखना है, नॉट ऑन योर प्रैक्टिकल फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कैलकुलेशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये अब क्या बात आई ना, जो अपने साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड साहब, उन्होंने ये रिजल्ट देके छोड़ दिया, उनको आगे कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने आगे छोड़ दिया। अब इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, कितने साइंटिस्ट आए, दो साइंटिस्ट आए आपके सामने। एक तो आया बायो सावर्ट लॉ, इसने क्या दिया, बायो सावर्ट ने एक मेथड दिया, एक लॉ दिया, लॉ दिया, लॉ याद रखना, लॉ का कोई प्रूफ नहीं, सीधे सीधे याद रखना होता है, एक्सपेरिमेंटल लॉ था ये भी, ठीक है। लॉ दिया और उन्होंने बोला कि जो मैं तरीका बता रहा हूं उससे तुम अगर सॉल्व करोगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। सेकंड कौन आया आपके, एम्पेयर सर्किटल लॉ आया। फिर एम्पेयर साहब ने भी क्या दिया, एक एम्पेयर सर्किटल लॉ दे दिया, उन्होंने भी अपना एक लॉ दे दिया, एम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि तुम अगर मेरा लॉ यूज करोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वही आएगी जो बायो सावर्ट ने दी थी। तो बेसिकली वी हैव टू मेथड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, वन फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ, अनदर फ्रॉम एम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक है ना, फ्रॉम एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो वी विल फर्स्ट फोकस ऑन बायो सावर्ट लॉ एंड देन वी विल फोकस ऑन एम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक है ना। और ये लॉज हैं, तो लॉ जो भगवान ने दिया, प्रसाद दिया, हमने एक्सेप्ट किया और खा गए, ठीक है, एज इट इज ये दिए गए। तो आपको ये चीजें याद रखनी गाइस, क्या रखनी है अपने को, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले छोटी चीज हम याद करेंगे। अब तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि सर मैं अपना लॉ बना दूं, तुषार लॉ, हर्षित लॉ, मोहित लॉ, नहीं बेटा, उसको तुम्हें प्रूफ भी करना होता है। किसको प्रूफ करना होता है, कम्युनिटी को, साइंटिफिक कम्युनिटी को प्रूफ करना होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसको बी वेक्टर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, सिंबल बी वेक्टर, सिंबल क्या है बेटा, बी वेक्टर। और जो यूनिट होती है इसकी, दैट इज योर टेस्ला। अभी जो लिखवाया जा रहा है आपको उसको एज इट इज लिखना है, बाद में इनकी आपको यूजेस पता चलेंगी कहां से आए, अभी तो खाली लिखो। और यूनिट तो तुमने बचपन में पढ़ी हुई है, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, नहीं पता वेबर का नाम, रुके रहना, थोड़े दिन बाद हो जाएंगे हमारे, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस होता है। ये अपने को बच्चों याद रखनी वैल्यूज, छोटी छोटी सी वैल्यूज हैं जो अपने को याद रखनी है, ठीक है। यूनिट ऑफ टेस्ला, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
इज बेसिकली टेस्ला एंड टेस्ला इक्वल्स टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज मीटर? लेंथ, है ना, ये मीटर स्क्वायर एरिया बेसिकली। तो आपको ये बस ये मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी बी वेक्टर होता है, इसे ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, राइट ऑल दिस वैल्यूज। ये रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर मेन पोर्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो थ्योरी हो गया जो हमें पता होना चाहिए, बट इसका कोई महत्व है नहीं है वो सब तो पता चलेगा जब हम बायो सावर्ट लॉ पढ़ेंगे। तो ये बायो सावर्ट लॉ नहीं होता, इट इज बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, क्या होता है बेटा? बायो सावर्ट लॉ। ठीक है ना? ओके बच्चों, तो हमको आज पूरा बेसिकली डेरिवेशन थ्योरेटिकल लेक्चर पे मूव करना है, तो बायो सावर्ट लॉ का हम पढ़ेंगे। तो बायो सावर्ट लॉ बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने तुम्हें क्या दिया? एक लॉ दिया, वो लॉ तुम्हें एज इट इज यूज करना है, वो तुम्हें एज इट इज लॉ यूज करना है। ठीक है ना? तो लॉ क्या दिया गया देखेंगे जरा, प्लीज प्लीज सी व्हाट वाज द लॉ गिवन टू अस, व्हाट वाज द लॉ गिवन टू अस बाय बायो सावर्ट। बेसिकली वी आर गिवन विद अ वायर। इस वायर में कोई आपको गिवन दे दिया, करंट फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? इसमें वायर में एक करंट फ्लो कर रहा है, ये आपको दे दिया गया। ठीक है, और बोला गया कि एक पॉइंट P है, हियर यू हैव ए पॉइंट P एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट कितना वैल्यू निकलेगा, उसको निकालने के लिए बायो सावर्ट जी ने क्या किया? बायो सावर्ट जी ने एक छोटा सा एलिमेंट कट किया। क्या कट किया उन्होंने? एक छोटा सा एलिमेंट कट किया। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, एक छोटा सा उन्होंने एलिमेंट कट किया। अब एलिमेंट कट किया तो यहां पर एलिमेंट की कुछ लेंथ थी छोटी सी। क्या लेंथ थी? छोटी सी कोई लेंथ थी। ठीक है ना गाइस? तो इस लेंथ को उन्होंने लिखा डीएल के बराबर। किसके बराबर लिखा बेटा? डीएल के बराबर लिखा। और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन को उन्होंने सेम टू सेम एज ऑफ करंट कैरिंग, जो करंट की डायरेक्शन है वही लिखी। क्या लिखी? डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी वही लिखी जो करंट की डायरेक्शन थी। ये लॉ है, लॉ एज इट इज पढ़ना है, बायो सावर्ट जी ने दिया था। और तुम्हें अगर बिलीव ना हो तो ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक्सपेरिमेंट मतलब 1 लाख बार एक्सपेरिमेंट अगर कम से कम किया गया होगा तो जाकर एक फाइनल रिजल्ट आ रहा होगा। तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिजल्ट है ये, इट इज अ एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिजल्ट। और ये एक्सपेरिमेंट हमारी क्लास की औकात से बाहर है, इट इज नॉट ऑफ आवर लेवल, तो हम ये एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाते। ठीक है, खाली इनको देखना है। ओके, तो बेसिकली उन्होंने अब क्या किया, यहां से इस एलिमेंट से एक पॉइंट को कनेक्ट किया, पी पॉइंट को, और इस पी पॉइंट पे डाला उन्होंने हेड, और इस रेड लाइन को बोला बेसिकली आर वेक्टर। कितना वेक्टर बोला बेटा इन्होंने? आर वेक्टर बोला। तो बेसिकली ओवर हियर वी हैव 2 वेक्टर्स, एक तो डीएल वेक्टर जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के सेम है, और एक है बेटा आर वेक्टर। आर वेक्टर कौन सा वेक्टर है? वो वाला वेक्टर जो 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, उनमें से एक पॉइंट तो है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और एक पॉइंट वो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपने को फाइंड आउट करना है, जिसकी वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है गाइस। ठीक है ना? अगर तुम ध्यान दो, वेक्टर में तुमने पढ़ा है अगर 2 वेक्टर्स टेल टू टेल एडेड होते हैं, अगर टेल टू टेल ज्वाइंट होते हैं, तभी उन दोनों के बीच का एंगल क्या बोलते हैं? हम थीटा बोलते हैं। तभी उन दोनों पॉइंट्स के बीच का एंगल क्या बोलते हैं बेटा? हम थीटा बोलते हैं। तो बेसिकली थीटा हुआ। अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सर क्या है? तो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट हमारे पास आया कि इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड के छोटी सी वैल्यू आई थी ड्यू टू दिस छोटू सा एलिमेंट, इस पी पॉइंट पे जो आपका वैल्यू आया डीबी का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू डीएल। किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? आई इंटू डीएल के प्रोपोर्शनल है। बेटा ये रिजल्ट सीधे सीधे याद करने हैं, इसको एज इट इज है। dB is proportional to I into DL and proportional to 1 by R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? 1/r वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। मतलब ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है भाई? इट इज फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है भाई? इनवर्स स्क्वायर लॉ ये बेटा हमारा पर फोकस कर रहा है, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ ये होता है बेसिकली। ठीक है गाइस, एंड ऑन फर्दर experiment it was also seen that dB की वैल्यू was proportional to your sin theta, was proportional to your sin theta। तो जब सारे रिजल्ट्स को क्लब किया गया, जब सारे रिजल्ट्स को क्लब किया गया साइंटिस्ट ने, तो dB उन्होंने लिखा proportional to I dl sin theta डिवाइड में कितना आएगा बेटा? मॉड r वेक्टर का स्क्वायर। कितना आएगा बेटा? मॉड r वेक्टर का स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करने के लिए, नाउ टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, नाउ टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, व्हाट वाज डन? एक यहां पर कांस्टेंट लिखा गया। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने dB का वैल्यू जो लिखा, क्या लिखा? dB इक्वल टू, और यहां पर उन्होंने कांस्टेंट वैल्यू दी बेटा, कांस्टेंट म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू I dl sin theta by mod of r square। ये रिजल्ट साइंटिस्ट ने दिया बेटा। साइंटिस्ट ने रिजल्ट दिया, क्या बोला कि जो dB का वैल्यू होगा किसी पॉइंट P पर, वो वैल्यू विल बी गिवन एज म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू I dl sin theta बाय मॉड ऑफ r वेक्टर का स्क्वायर। एंड सर ये म्यू नॉट क्या बोला है बेटा? तो म्यू नॉट देखो क्या होता है, म्यू नॉट इज बेसिकली परमिएबिलिटी। नाम क्या है बेटा? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना, क्या नाम दिया गया? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सर ये क्या बताता है? ये बताता है एक मीडियम की औकात कि उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास कर सकती हैं। इट टेल्स द कैपेबिलिटी ऑफ ए मीडियम थ्रू विच मैग्नेटिक, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन फ्लो। ठीक है ना गाइस, तो ये हमारा म्यू नॉट हो गया। अब इस म्यू नॉट की वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। क्या होती है बेटा? -7। अब हमें क्या निकालनी है? इसकी यूनिट निकालनी है। व्हाट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट की यूनिट निकालनी है। तो बेटा यूनिट कैसे निकालें? बी की यूनिट होती है टेस्ला, म्यू नॉट की यूनिट नहीं पता, I का एम्पेयर, dl का मीटर, और नीचे 4 पाई यूनिटलेस, साइन थीटा यूनिटलेस, r का स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर। तो बेसिकली यूनिट क्या होगी? मीटर से मीटर कटा, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, या फिर वेबर पर एम्पेयर मीटर, या फिर हेनरी पर मीटर। सर इतनी सारी यूनिट? हाँ बेटा, H फॉर हेनरी होता है यहां। बेटा अभी लिख लो, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। और बायो सावर लॉ समझना नहीं है, इसका फॉर्मूला याद रखना है तुमको। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज इट इज। एक्सपेरिमेंट थोड़ा करने बैठेंगे अपन, ठीक है ना गाइस? वी विल नॉट डू द एक्सपेरिमेंट ना, ये समझो आप। हमको रिजल्ट्स पढ़ना है जो साइंटिस्ट ने दिया बेटा, तो हमने रिजल्ट पढ़ा। अब ये म्यू नॉट, ये म्यू बोलो, म्यू तुम्हें पता है, ये माइक्रो वाला म्यू जैसे बोलते हैं ना। ये जो म्यू नॉट है, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट है बेटा। जैसे कि तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट होता था, जैसे तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट होता था, वैसे ये म्यू नॉट है। और म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, जिसका कितना आता है? 4.7। और बेटा ये है इनकी यूनिट, इट इज द यूनिट। यूनिट से कैलकुलेट कहां करना सीखा है तुम लोगों ने? यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, दैट इज क्लास 11th, वहां पर तुमने ये सब सीखा है बेटा, है ना? तो ओवर देयर यू हैव लर्नड ऑल द मेथड्स हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट्स। ठीक है गाइस, तो ये यूनिट करने का तरीका। तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ ए मीडियम कि हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू इट, और मैग्नेटिक फील्ड कैन बी स्टोर्ड इन इट। ठीक है ना, बस यही है आपका। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है। म्यू नॉट इज नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान रखना।
ये होता था परमिटिविटी, ये होता था आपका परमिएबिलिटी, ये है परमिएबिलिटी। देख तुम लिख लो ना, एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, परमिटिविटी, परमिटिविटी याद रखा करो चीजों को, और म्यू नॉट परमिएबिलिटी। म्यू नॉट किसके लिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके गाइस, इसमें कंफ्यूज मत हो, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, दीज आर योर कांस्टेंट टर्म्स गाइस, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया बेसिकली फॉर्मूला। अब साइंटिस्ट साहब यहां नहीं रुके, साइंटिस्ट साहब ने यहां पर और भी कैलकुलेशन किया, ठीक है ना, और भी कैलकुलेशन किया। क्या कैलकुलेशन किया देखो यहां पर, उन्होंने बोला कि भैया ये अपना फॉर्मूला है डीवी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड में मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर। तो साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा करते हैं, ऊपर भी एक मॉड ऑफ आर वेक्टर ले आते हैं और नीचे भी एक मॉड ऑफ आर वेक्टर ले आते हैं। क्या बोला साइंटिस्ट ने कि ऊपर भी एक मॉड आर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी मॉड आर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो रिजल्ट हुआ वो कुछ कन्वर्ट हो गया आपका म्यू नॉट बाय 4 पाई डिवाइड में, तो बेटा आ गया मॉड आर वेक्टर का क्यूब, एंड ऊपर बन गया बेटा फॉर्मूला आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस में आर वेक्टर। कैसे बेटा, क्रॉस में आर वेक्टर, ठीक है गाइस। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है गाइस। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला आपके पास आया इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट गाइस, इन टर्म्स ऑफ योर क्रॉस प्रोडक्ट। किसके टर्म में बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में तुम्हारे पास एक आया, ठीक है। अब यहां पर आई इंटू डीएल क्रॉस आर वेक्टर लिखा गया, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्रॉस करोगे तो डीएल और आर के बीच में करोगे, कोई आई और डीएल के बीच में नहीं करता क्रॉस, ठीक है ना। ये डीएल क्रॉस आर वेक्टर, और जितनों को क्रॉस वेक्टर्स नहीं पता वो प्लीज पढ़ के आएंगे वेक्टर। तो बेसिकली तुम्हारा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ही क्या है बेटा, डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। So from here you can calculate the magnitude of magnetic field, magnitude of magnetic field। ये मैग्नीट्यूड निकालना तो मैग्नेटिक फील्ड का उसका फॉर्मूला है, ठीक है। और डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन निकालना तो राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन निकालना तो राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना गाइस। वो ध्यान रखना, तो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं हम, किसका यूज करेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट सीखा तुमने कहा था इन योर क्लास 11, उसको रिवाइज करो, उसको रिवाइज करना है अब आपको अच्छे से बेटा, ठीक है ना। बिना रिवीजन चैप्टर उड़ जाएगा, पहले बता दूं तो रिवाइज करना है तुमको वेक्टर प्रोडक्ट्स, क्लास 12 11th में पढ़ के आए हो, पूरा पूरा रिवाइज करो अपने आप, ठीक है। आओ भाई, अब यहां पर कुछ छोटे छोटे टर्म्स लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब मैं कुछ यहां पर छोटे छोटे टर्म लिख रहा हूं, प्लीज उसको लिख लीजिए बेटा। मैथ में क्रॉस प्रोडक्ट है नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट तुम लोगों को फिजिक्स में सिखाया गया था इन योर क्लास 11, ठीक है ना। तो वो वेक्टर पूरा एज इट इज तुम रिवाइज करोगे, रोटेशन वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में गिवन है, पढ़ लेना, ठीक है गाइस। चलो अब यहां पर डीएल वेक्टर के बारे में लिखो छोटा सा, राइट फॉर डीएल वेक्टर लिखो भाई लेंथ ऑफ करंट, जैसे लिखो लेंथ वेक्टर ना, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, एंड डायरेक्शन कैसे देंगे बेटा, डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर इज सेम एज ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बेटा सारे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिजल्ट हैं,
आपको एज इट इज फॉलो करनी है। भगवान ने एक्सपेरिमेंट किया, वो दिया। ठीक है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये तुम्हें रिजल्ट सीधे सीधे याद रखना है। एंड व्हाट इज आर वेक्टर? एक्सपेरिमेंट है, इसको क्या समझेंगे, है ना। आर वेक्टर बारे में लिखो बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी with respect to wire, position vector of point P with respect to wire, position vector of point P with respect to wire। मतलब कि R वेक्टर का हेड कहां आएगा? हेड ऑन पॉइंट P। और टेल कहां आएगी? टेल ऑन, R वेक्टर की टेल कहां आएगी? टेल ऑन करंट डीएल एलिमेंट ना, करंट ऑन डीएल एलिमेंट, टेल ऑन डीएल एलिमेंट। ठीक है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट गाइस। हाँ जी, एलिमेंट पे आएगी। लिख लीजिए सारे पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड डायरेक्शन कैसे निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट का, तुम्हें पता है, वाया योर राइट हैंड थंब रूल, वाया योर राइट हैंड थंब रूल। ठीक है दोस्तों, वाया राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन विल बी फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ योर राइट हैंड थंब रूल। अगर लिख लिया है तो बता दीजिएगा, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। चलो, तो बेसिकली अब हमको क्या करना है बेटा, यहां पर नाउ वी हैव टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, नाउ वी हैव टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। तो पहली एप्लीकेशन क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ड्यू टू अ current carrying straight wire. What we have to focus on? We have to focus on magnetic field due to a current carrying straight wire. Right guys? And मैंने आपको बोला है, आप लोगों को प्लीज ध्यान रखना है। इनफैक्ट मैं आपके लिए एक होमवर्क भी देता हूं, पहले होमवर्क लिखो तुम लोग अपना ना, आज होमवर्क लिखो भाई। रिवाइज क्रॉस प्रोडक्ट क्लास 11 फिजिक्स टॉपिक। बिना इसके चैप्टर ऊपर से उड़ेगा। अब मैं तुमको सही बता रहा हूं, तुम मुझसे डाउट पूछोगे, मैं नहीं बताऊंगा। अगर तुमने क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन या डिवीजन नहीं करके आए तो इट्स योर क्लास 11 टॉपिक, नॉट योर क्लास 12। ये ध्यान रखना बेटा, आपको पूरा पूरा रिवाइज करना है। इनफैक्ट वेक्टर का पूरा रिवीजन रखो अपना, यू विल हैव टू रिवाइज योर वेक्टर टॉपिक ऑल्सो। पूरा क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, हर एक चीज, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, you have to remember, you have to revise all these points। होमवर्क है तुम्हारा ये। अब आओ यहां पर, हाँ बेटा डीएल क्रॉस आर वेक्टर ही करना है आपको डायरेक्शन के लिए, ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला से है। अब देखो यहां पर क्या दिया गया तुमको, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो पहले मैं बता दूं, इसका जो रिजल्ट होगा वो जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई पर्सपेक्टिव, एंड its derivation part is very important for your school point of view।
डेरिवेशन पार्ट आपके स्कूल पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है गाइस। तो डेरिवेशन देखो कैसे करनी है, प्लीज सी द डेरिवेशन, प्लीज सी द डेरिवेशन गाइस। डेरिवेशन देखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर योर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू टू, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, है ना। क्या दिया गया बेटा, यहां पर पी पॉइंट दिया गया है, यू आर गिवन विद अ पी पॉइंट, ठीक है ना। एंड हेयर इट इज अ फाइनाइट, फाइनाइट याद रख लेना, यहां पर लिख लो चाहो तो, करंट कैरिंग फाइनाइट लेंथ है बेटा। कैसी लेंथ है बेटा, फाइनाइट लेंथ है, ये ध्यान रखें, कैसी लेंथ है, फाइनाइट लेंथ, ठीक है गाइस। प्लीज रिमेंबर ये लेंथ कैसी है आपकी, फाइनाइट। आओ तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट वी आर गिवन विद, वी आर गिवन विद अ वायर, और इसमें कोई करंट है, इसमें कोई क्या है बेटा, करंट है। मान लो करंट कितना फ्लो कर रहा है, मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई, आई करंट फ्लो कर रहा है। और पी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट। तो बेटा हम बायो-सावर्ट लॉ का यूज करते हुए हमने क्या किया, हमने इस सेंटर पॉइंट से, ये देख रहे हो वायर से एक पी पॉइंट से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी, हमने पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करी यहां पर, इस पॉइंट पर, यहां पर देखो। और यहां से हमने वाई ऊपर, कितने ऊपर, वाई दूरी ऊपर, यहां से हमने वाई दूरी ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कट किया। क्या कट किया, छोटा सा करंट एलिमेंट कट किया, और जिसका विड्थ हमने बोला बेटा डी वाई। कितना विड्थ बोला बेटा हमने, डी वाई विड्थ बोला, ठीक है गाइस। ओके बच्चों, कि हमने वाई लेंथ ऊपर, हमने वाई लेंथ ऊपर एक तुम्हारा एलिमेंट कट किया, कितना एलिमेंट, डी वाई मोटाई का एलिमेंट कट किया, ठीक है। और इस डी वाई एलिमेंट की डायरेक्शन की बात करी गई, तो व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ डी वाई वेक्टर, भाई डी वाई वेक्टर की डायरेक्शन क्या यही होगी, ग्रीन के अलोंग, अलोंग योर लेंथ ऑफ आई, अलोंग योर आई डायरेक्शन। तो ये मेरा बेटा क्या हो गया, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन। ये क्या हो गया बेटा मेरा, डीएल मतलब डी वाई है, यहाँ पर डीएल यहाँ पर क्या बन गया, डी वाई बन गया, डी वाई वेक्टर का डायरेक्शन बन गया। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा यहां पर इस एलिमेंट से यहां पर टेल आएगी आर वेक्टर की, और पी पॉइंट पे क्या आएगा बेटा, हेड आएगा। क्या याद है तुम लोगों को, पी पॉइंट पे क्या आएगा तुम्हारा, हेड आएगा, यस और नो। तो ये मेरा क्या बन गया बेटा, आर वेक्टर बन गया। क्या बन गया बेटा मेरा, ये आर वेक्टर बन गया है गाइस, ठीक है ना। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा एंगल थीटा हम डिफाइन कर रहे हैं। कितना एंगल डिफाइन किया हमने, थीटा एंगल अपना ये डिफाइन किया, और हमने बोली ये वाली दूरी, हमने बोली ये दूरी कितनी हो गई, मान लो येलो कलर वाली दूरी डी के बराबर। कितने बराबर हो गई, मान लीजिए डी के बराबर ही हमने अपनी डिस्टेंस बोली है। कितने डिस्टेंस बोली, डी के बराबर हमने डिस्टेंस बोली। क्या आपको ये सब चीजें दिख गई बेटा, ये हमने डिफाइन किया इतना। डेरिवेशन के पार्ट चल रहा है बेटा, ध्यान से देखेंगे, डेरिवेशन पार्ट आपका भी रन कर रहा है, ठीक है गाइस। क्या अपने को ये ट्राइंगल दिख रहा है, क्या अपने को ये ट्राइंगल दिख रहा है, दिस इज योर थीटा, दिस इज योर आर, दिस इज योर वाई, एंड दिस इज योर डी। क्या अपने को ये ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों, बस इसको साइड में रख लो थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख लो, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल मतलब डी वाई वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, इज इट थीटा, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, angle between dl vector and r vector, please tell me what is the angle between dl vector and r vector। very good guys, very good, यही उम्मीद थी मुझे आपसे, सही आंसर देंगे आप 90 प्लस थीटा। कितना बच्चों, 90 प्लस थीटा, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। बिकॉज 90 प्लस थीटा क्यों, क्योंकि टेल टू टेल जॉइंट होना जरूरी है, डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल दैट इज 90 प्लस थीटा, टेल टू टेल जॉइंट। क्रॉस प्रोडक्ट का रिवीजन करके आना है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिवीजन करके आना है। अब मुझे बताओ इस पॉइंट पर मैं छोटा सा डीबी लिख सकता हूं क्या, क्या मैं इस पॉइंट पर छोटा सा डीबी लिख पाऊंगा बच्चों, जल्दी बोलो। तो यहां पर हम छोटा सा डीबी लिखेंगे, तो डीबी बताओ भाई, डीबी का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, क्या म्यू नॉट आई डी वाई इंटू साइन ऑफ 90 प्लस थीटा डिवाइड में 4 पाई और तुम्हारा मॉड में आर वेक्टर का स्क्वायर। बोलो लिखेंगे नहीं लिखेंगे बच्चे, बताओ क्या हम यहां लिख पाएंगे ऐसी चीजें, हाँ जी। और क्या अपने को यहां पर ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला,
अपने को ध्यान से देखना, ये लेफ्ट हैंड साइड में ट्राइंगल दिख रहा है, क्या इस ट्राइंगल से ये लिख पाऊंगा मैं? ध्यान से देखना कि भैया तुम्हारा आर कॉस थीटा बराबर डी के है। क्या तुम्हारा आर कॉस थीटा डी के बराबर है? अरे बोलो भाई। तो तुम्हारा भाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी सिकेंड थीटा। कितनी होगी आर की वैल्यू? डी सिकेंड थीटा। यस और नो? तुम्हारा एक रिजल्ट जो तुम हो सकता है यहाँ पर यूज हो जाए, हो सकता है तुम यहाँ पर यूज कर लो, मे बी बेटा, है ना? अच्छा, और यहाँ पर एक एलिमेंट आ रहा है डी वाई। ध्यान से देखना यहाँ पर, क्या tan थीटा दिख रहा है? tan थीटा y बाय डी के बराबर, तो y इक्वल्स टू डी tan थीटा दिख रहा है क्या आप लोगों को? क्या y इक्वल्स टू डी tan थीटा दिख रहा है? और अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या dy इक्वल्स टू डी सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा मिलेगा। क्या तुमको डिफरेंशिएट करना आता है? तो ये फॉर्मूले हो गए तुम्हारे, तुम तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो, तुम्हें तो आना चाहिए ये सब। तो y इक्वल्स टू डी tan थीटा, क्योंकि ये फिजिक्स में ही तुमको पढ़ाए गए हैं वैसे भी। तो तुम्हारा y इक्वल टू डी tan थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करो तो dy इक्वल टू डी इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? रिजल्ट बन जाएगा। क्या मैं ये r का वैल्यू, क्या मैं ये dy का वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं? तो पुट ऑल दिस वैल्यू ओवर हियर। अब तुमको फीलिंग आनी शुरू हो रही होगी कि तुमने कहीं पर ऐसा ऐसा पहले भी देखा है इन योर क्लास 12 इन माय लेक्चर ओनली। फील करो कहां देखा है, फील करो कहां देखा है। क्या 90 प्लस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं? भाई 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ आपने इसी वे आउट में निकाला था, तो थोड़ा सा चमक रहा होगा, हल्का सा चमक रहा होगा, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखा था। यस यस यस, करेक्ट। अब यहां पर 4 पाई, अब आर का स्क्वायर, आर कितना है? डी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा। क्या बेटा तुम्हें लगता है बहुत सारी चीजें कट पिट जाएंगी? क्या तुम्हें लगता है बहुत सारी चीजें कट पिट जाएंगी यहाँ पर इस फॉर्मूले में लाती है? सारी वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। पुट ऑल दिस वैल्यूज ऑन इन दिस एंड सॉल्व। सेकेंड स्क्वायर थीटा से सेकेंड स्क्वायर थीटा कटा, डी से एक डी भी कटा, तो बेटा ये वैल्यू क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? म्यू नॉट आई डिवाइड में 4 पाई डी इंटू कॉस थीटा डी थीटा। यस और नो गाइस? And this is the value of your dB. And this is the value of your dB. छोटा सा। अब मुझे सोच के बताना गाइस, अब तुम्हारा परीक्षा होगी, तुम्हारा परीक्षा होगा। परीक्षा होगा सर कैसे? मतलब कि भैया तुमको सोच के बताना होगा लिमिट्स के बारे में, क्या तुमने याद है नहीं है? देखते हैं कितने लोग रिवीजन करते हैं। तो बेसिकली अपन यहां इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट कहां से करेंगे? फ्रॉम द लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट टू द अपर मोस्ट पॉइंट, फ्रॉम द लोअर मोस्ट पॉइंट टू द अपर मोस्ट पॉइंट, और लोअर मोस्ट पॉइंट को यहां से ज्वाइन करवाया जाएगा। तुमने सब चीजें पढ़ रखी आई गेस, बॉटम पॉइंट को भी, और यहां से इनको टॉक 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 हो गया जी। और ये एंगल तुम देखोगे तो ये एंगल बनेगा बेटा θ1, और यहां से एंगल बनेगा बेटा θ2। तो लिमिट्स कहां से कहां डालेंगे जल्दी बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी हैं? मैंने बोला था इसी का रिवीजन होगा एक बार बाद में दोबारा सेम टू सेम, और वो घड़ी आ चुकी है। वो घड़ी क्या है? -θ2 से लेकर θ1। अब बच्चे पकड़ रहे होंगे दिमाग, अरे सर क्या हो रहा है? बेटा ये वही हो रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हुआ था, नीचे से जाना है ऊपर तक। तो तुम θ2 की अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो -θ2, फिर ऊपर जाओगे तो θ1 की डायरेक्शन तो +θ1, दैट इज -θ2 से θ1 तक हम फ्लो करेंगे यहाँ पर। अब तुमको यहाँ पर क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू लिखना है। तो बेटा इंटीग्रेशन करो और वैल्यू लिखो। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान से देख, पूरा मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू आ गया। क्या म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी आ जाएगा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन थीटा, और लिमिट पुट करेंगे -θ2 से θ1। तो वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन ऑफ -θ2, और साइन थीटा में से
माइनस थीटा टू क्या ऐसे लिखा सकता है, माइनस बाहर एक, तो साइन ऑफ थीटा वन प्लस 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 साइन ऑफ थीटा टू। बोलो रे बच्चों, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया नहीं आया तुम्हारे पास? तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपके सामने एक फॉर्मूला आया कि बी का म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। और कितना खतरनाक सा डेरिवेशन, कितना इजीली हो गया। देखने में डर लग रहा है पर आसान सा है। किसी को फिगर दिखा दो और भाग जाए, कह रहा है ये क्या हो रहा है भाई, भागो भागो भागो, जबकि कितना सिंपल सा है, कलरफुल सा। एस प्रत्युष की लैंग्वेज में बोलेंगे तो रंगोली बना दी सर ने। कहां से लाते हो इतनी इमेजिनेशन। तो ये रिजल्ट तुमको याद रखना है फॉर योर जेई पर्सपेक्टिव। यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर दैट टू फाइनाइट that is equal to mu naught I by 4 pi d into sin theta 1 plus sin theta 2। यहां पर d क्या है सर? तो d is perpendicular distance of point P to wire। ये फ्रॉम लिखो, ऑफ मत लिखो। फ्रॉम पॉइंट P टू वायर, ठीक है बेटा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एंड व्हाट इज थीटा वन थीटा टू? थीटा वन थीटा टू आर, थीटा वन थीटा टू आर एंगल्स taken from perpendicular line and in opposite sense। क्या सेम टू सेम? सेम मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं, पर कुछ मिलता जुलता आपने पहले पढ़ा था इन योर इलेक्ट्रोस्टैट्स ना। मिलता जुलता, एकदम सेम नहीं बोलेंगे पर मिलता जुलता, राइट गाइस? लिख लीजिए प्लीज। और इस फॉर्मूले का हमें एप्लीकेशन पढ़ना है। सर ये पॉइंट पी, अरे भाई दिस इज द पॉइंट पी ना, ये देख, ये रहा मेरा पॉइंट पी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एट पॉइंट पी ही है बेटा, ठीक है ना? ठीक है बच्चों। एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन ओनली कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर पाओगे। फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन वी हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल क्या करोगे? डीएल के अक्रॉस हाथ रखो बेटा, डीएल पे हाथ रख। कहां रख? डीएल पे हाथ रख और आर की तरफ मोड़। डीएल पे हाथ रख और आर की तरफ मोड़। देख डीएल तेरा ऐसे जा रहा है ऊपर। मैं तुम्हें, अगर तुमको मैं सिखा देता हूँ डायरेक्शन लिखनी ना, एक बार तुमने कॉपी में बनाया होगा ना ये, देख बेटा कैसे निकालेगा। क्या तेरा डीएल ऊपर है, ये लाल वाला पॉइंट डीएल दिखा रहा है, और ये इधर की तरफ तेरा आर वेक्टर आ रहा है। तो मैंने हाथ को रखा, मैंने अपने हैंड को रखा अलोंग दिस, ये ऊपर, ये इसके आर डीएल की तरफ, और आर की तरफ मोड़ा। तो अंगूठा किधर आया? तुम्हारे ऊपर। अंगूठा किधर आया? तुम्हारे ऊपर, है ना? इनटू द नोटबुक, इनटू द नोटबुक, इनसाइड द नोटबुक। इनसाइड द नोटबुक कैसे लिखते हैं? डॉट और क्रॉस। inside the notebook guys, inside the notebook cross, cross, inside the notebook cross, inside the notebook cross लिखते हैं बेटा। डॉट तो बाहर की तरफ लिखते हैं। अगर ऐसे दूर जाता ना अंगूठा, अंगूठा दूर जा रहा था, देखो मजा आ रहा है मेरे को तो झूलने में, तो ये पीछे जा रहा है तो ये डॉट होगा, अंदर आ रहा है तो क्रॉस होगा। तभी कह रहा हूं यू हैव टू डू द रिवीजन, यू हैव टू डू द रिवीजन गाइस। ये रिवीजन आपको करना है, और ये रट्टा नहीं मारना, इसको रिवाइज करना है, समझना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे बच्चों। तो फटाफट से इसको लिख लो।
इस पर्टिकुलर पॉइंट के क्रॉस। अच्छा एक ना डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि भैया पहले तो तुम क्या ले लो, एक बार देख लो, ये डीएल वेक्टर है, मान लो ये तुम्हारा आर वेक्टर है, तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो डीएल पे उंगली रखा, आर की तरफ मोड़ा, अंगूठे की डायरेक्शन, ठीक है ना, डीएल पर फिंगर्स कर्ल along r vector डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब। अब बेटा लेफ्ट ही तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, तो लेफ्ट वालों जरा सोच समझ के, ठीक है, हाँ बिल्कुल टॉक जैसे निकालते हैं ना उसी टाइप से, वहीं पर पढ़ा था बिल्कुल, तो वही राइट हैंड थंब रूल। अच्छा क्या यहाँ पर एक वी हैव अ वन इजी मेथड ऑल्सो, वी हैव अ इजी मेथड ऑल्सो ना, थोड़ा सा इजी मेथड भी है फॉर योर करंट कैरिंग एलिमेंट्स ना, थोड़ा सा इजी मेथड ही बता दूं एक, हो सकता है किसी ने पढ़ा हो सकता है नहीं पढ़ा हो, तो थोड़ा सा इजी मेथड क्या है, पाम रूल। पाम रूल कुछ भी बोल रहे हैं यार, रूल से मतलब क्या होता है, थोड़ा इजी देख लो, नाम क्या, नाम में क्या है बेटा, नाम में कुछ नहीं समझना होता है बेटा। अभी ना इस वायर के लिए तुमने आंसर देखना, इस वायर के लिए ऐसे के लिए तूने डायरेक्शन क्या निकाली, क्रॉस निकाली थी ना, पी पॉइंट यहां तक क्रॉस आई थी। अब जरा ध्यान से देख, तूने क्या करना है, सीधा हाथ लेना है और करंट कैरिंग एलिमेंट ऊपर है, करंट डायरेक्शन ऊपर है, तुमने अपना अंगूठा, सीधे हाथ का अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखना है और इस उंगली को कर्ल करना है, और इस उंगली को कर्ल करना है, क्या करना है, इस उंगली को कर्ल करना है। अब कर्ल करोगे ऐसे ही कर्ल करना, उल्टा मत कर देना, हाथ टूट सकता है, मैं गारंटी नहीं लेता भाई, कहीं बोलो कि सर कोविड के टाइम पे तो आप हमको हॉस्पिटल भेजवा रहे हो, तो ऐसे कर्ल करना है। तो जरा देख इधर की तरफ उंगली गई अंदर, उंगलियां अंदर गई, अंदर गई उंगलियां तो कौन सी डायरेक्शन, उंगली अंदर गई तो कौन सी डायरेक्शन, और यहां पर आई उंगली बाहर तो डॉट, तो यहां पर अंदर गई यहां बाहर आई। अब तुमको स्क्रू रूल बोलना है, कौन सा रूल बोलना है वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें तो बस डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, बस इतनी सी बात है गाइस, है ना। तुमको स्क्रीन दिख रहा है ना, कुछ और दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है भाई, चलो तो यहां पर तुम्हें करना है, उंगली रखना, अपने खून भरे हाथों की उंगलियां यहां पर खच 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 खच, और इसको कर्ल कर दो, तो उंगली यहां अंदर जाते दिखी तो क्रॉस आएगा, और यहां पर बाहर दिखी तो डॉट आएगा। तो अंगूठा थंब अगर करंट की डायरेक्शन में है तो फिंगर्स क्या देंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड वाइस वर्सा भी। ये वाइस वर्सा से क्यों लिख रहे हो बाद में बताऊंगा, ठीक है, अब ये लिख लो, 6 फिंगर हो गई, कोई बात नहीं बेटा, ऋतिक रोशन है ना, ठीक है, कौन 6 बोल रहा है भाई, 1 2 3 4 5 6 झूठा, ठीक है भाई, लिख लेना। अब यहां पर एक करते हैं क्वेश्चन, लेट अस डू अ क्वेश्चन, है ना, वो सब तूने पढ़ रखा है, लेट अस डू अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आ जाओ गाइस। सर बैक नहीं, सर बैक नहीं जाते, सर आगे जाते हैं, जल्दी लिखा करो, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो, टेक है स्क्रीनशॉट अदरवाइज, ठीक है, तभी बोला रिवाइज करें, रिवाइज वेक्टर, रिवाइज वेक्टर, खासकर क्रॉस प्रोडक्ट जान ले लेगा ये हमारा, अगर हम रिवाइज करके नहीं आएंगे तो, समझे ना, गुडवक। चलिए द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at a point P due to a current carrying straight wire, due to a current carrying straight wire,
ये हमारा करंट गेटिंग स्ट्रेट वायर 2 एम्पेयर, यहां से यहाँ की दूरी 1 मीटर। ये देख लो तुम्हें वैल्यू दे रखी है। यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट। तुम आंसर लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। करो भाई जल्दी। जल्दी बताओ आंसर कितना आ रहा है गाइस। ओए अभिषेक, क्या करना चाहता है तू? मत कर। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना। आई गेस तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना गाइस? तो लेट अस सी, देखें क्या? आ जाओ फिर देखते हैं। तो बी का फॉर्मूला कितना है बेटा? फॉर्मूला लगाना है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। बेटा वैल्यू कितनी लिख दो, म्यू नॉट आई का वैल्यू कितना है 2 डिवाइड में 4 पाई, डी का वैल्यू 1 साइन ऑफ 60 प्लस साइन ऑफ 30। सर आप हमारी बेइज्जती करना चाह रहे हो इस सवाल देके? नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ऐसी फीलिंग क्यों आई? सर बस लगा। क्या यही आंसर निकाला तुम लोगों ने गाइस? क्या तुम लोगों ने यही आंसर निकाला है? बोलो भाई। अच्छा म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है वैसे? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। मतलब ये वैल्यू बन कितनी जाएगी? क्या 1.73 प्लस 1 2.73 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। अरे बच्चे म्यू नॉट बाय 4 पाई 10⁻⁷, 10⁻⁷ इंटू √3 प्लस 1, और √3 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1.73, 1.73 प्लस 1 2.73। आंसर कहां भाई? म्यू नॉट की वैल्यू देखो, लिखवाया तो है म्यू नॉट बाय 4 पाई थोड़ी देर पहले, वैल्यू भूल गए हो? चलो सर घटिया क्वेश्चन है, एक घटिया क्वेश्चन और करो बेटा। 1/4 पाई क्या करूं मैं इसका? फर्जी चीज पूछ रहा है, वैल्यू बताओ। क्यों बताओ? मैं नहीं बताऊंगा, खुद कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशन तुम्हारा पार्ट है भाई, मैथ थोड़ा सिखाने बैठा हूं। अपन तो फिजिक्स पढ़ाने आए हैं, वो तो मैथ पढ़ा देते हैं। अदरवाइज तो हम फिजिक्स पढ़ाते हैं भाई। तुमने तो कुछ और ही समझ लिया कि सर मैथ ही पढ़ाते हैं फिजिक्स ही पढ़ाते हैं। ना 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 ना। आओ चलो भाई क्वेश्चन करो। फाइंड द आंसर इन टर्म्स ऑफ आई एंड डी। म्यू नॉट आई और डी के टर्म्स में आंसर निकालो क्वेश्चन का। यू हैव द क्वेश्चन, फाइंड द आंसर इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट आई एंड डी। सर ये जुल्म है हम पर, है? हाँ बहुत जो अच्छा अच्छा सवाल। अरे रे ठीक है, आंसर आया क्या? अरे देखो घटिया सवाल या फिर से। B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। अब क्या फॉर्मूला तुम्हें याद हो गया? साइन 45 प्लस साइन 45। सर प्लीज सर, प्लीज सर प्लीज, आपसे हाथ रख के रिक्वेस्ट है, ऐसा क्वेश्चन मत दो। ऐसी फीलिंग आ रही है क्या? तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। इधर साथ में मेरे बकी बैठा हुआ है, वो भी यही कह रहा है कि क्या करवा रहे हो मोहित सर, डोंट डू दिस थिंग। ठीक है, तो बस ये वैल्यू तुम्हें याद होना चाहिए, √2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। ठीक है ना गाइस, ये आपको ध्यान होना चाहिए, म्यू √2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। ठीक है बच्चों। अब एक चीज और, हाँ उसको दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे क्लास में, बट एक चीज, डायरेक्शन। डायरेक्शन बताएं, डायरेक्शन गाइस, डायरेक्शन। अभी काम पूरा अधूरा अधूरा है बेटा, तुमने खाली मैग्नीट्यूड निकाला है। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? क्रॉस डायरेक्शन में आएगा। यहां पर इनसाइड द बोर्ड, अंदर, अरे करंट डायरेक्शन में ऊपर है, अंदर मोड़ दो। ठीक है ना गाइस, तो इनसाइड डायरेक्शन। ठीक है गाइस, विल यू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन? बोलो भाई।
क्या तुम एक सवाल और करोगे? बट वो सवाल सब आप अच्छा वाला देंगे, ठीक है बेटा, अच्छा वाला सवाल देंगे। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट। देख लो, रो मत जाना। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो? आपको हम पे विश्वास नहीं है क्या? नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। आई 30 30 30 डिग्री, 30 डिग्री, एंड दिस साइड इज योर डी। या इसको ना डी मत ले तू, कंफ्यूज हो जाएगा शुरू में। इसको ए ले ले, कितना ए ले ले। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब देखते हैं कितने लोग करते हैं आंसर। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। चलो भाई, दोस्तों ध्यान से करना। चलो तुम्हारा काम मैं हल्का कर देता हूं, बी का लिख देता हूं मैं। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। वाह सर वाह, क्या हेल्प किया है आपने हमारा। वाह मोदी जी वाह। फॉर्मूला ले लो बेटा, फॉर्मूला। तुम तो आंसर बताओ। आ अच्छा, सर ये कैसी हेल्प करी आपने? बेटा ये अलग टाइप की हेल्प है बेटा, तुम नहीं समझोगे। सर ऐसी हेल्प किसी ने नहीं की आज तक। ये खुशी। चलो भाई आओ, आओ सर आओ। बेटा आई को तो आई लिख दो, डी बता डी कितना होगा। व्हाट इज डी? ये डी होता क्या है बेटा? ये डी होता क्या है? क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू दिस वायर। इस वायर को अगर पीछे का एक्सटेंड कर रखा होता तो क्या यही मेरा परपेंडिकुलर दूरी मेरा डी होता गाइस? तो बेटा डी क्या है? व्हाट इज डी? ए कॉस 30 डिग्री। ठीक है सर, आई तो आई है ना। ए कॉस 30 डिग्री डी हो गया। और बच्चे थीटा 1 कितना? थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू। थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू बतानी है तुम्हें बस। थीटा 1 क्या होगा, कितना होगा? पहले थीटा 1 बताओ फिर थीटा 2 विथ साइंस। तन्मय महेश्वरी करेक्ट आंसर। भाई तुमको ना फॉर्मूला रिवाइज करने की जरूरत है जरा सबको। फॉर्मूला देखो क्या लिखवाया था मैंने यहां पर। θ1 θ2 आर एंगल्स टेकन फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन एंड इन अपोजिट सेंस। एंड इन अपोजिट सेंस, इस लाइन से ऊपर वाली तार के ऊपर चले तो θ1 और नीचे की तरफ चले θ2, या फिर इसके अपोजिट। यही था। ये सेम क्वेश्चन क्या तुमने इलेक्ट्रो में भी देखा है? सेम सवाल इलेक्ट्रो में भी देखा है। तो बेटा ध्यान से देख, इस परपेंडिकुलर लाइन से, इस परपेंडिकुलर लाइन से ऊपर वाली वायर पे चलेगा तो कितना एंगल मूव किया रे बच्चे? कितना एंगल मूव किया रे? +60। क्या थीटा की डायरेक्शन में ही मूव किया? और अगर तुम यहां से थी नीचे वाली लाइन पे जाओगे तो कितना एंगल मूव कर रहे हो बेटा?
थीटा टू। बट क्या तुम थीटा टू को अपोजिट डायरेक्शन मूव करना चाहिए था, तो थीटा टू की वैल्यू क्या -30 डिग्री। तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। इलेक्ट्रो में सेम सवाल किया हुआ तुमने, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यू डिड द सेम क्वेश्चन ना। तो यू हैव टू रिवाइज योर इलेक्ट्रोस्टैट्स आल्सो, क्योंकि पुरानी चीजों का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेटा जीरो क्यों लेगा, तार जीरो मतलब तार क्या यहां तक है बेटा, तार तो पूरा यहां तक है ना, तो इस वायर से तुझे आगे तो जाना पड़ेगा। अब तू जब आगे जा रहा है तो थीटा वन की सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब नेगेटिव लेंगे बेटा, वायर इसके अलोंग थोड़ी ना आ रहा है, तो ऊपर जा रहा है। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चे एक यहां पर ए भी आएगा, सही कह रहे हो, हाँ वो ए आएगा, ए को लिख लीजिएगा डी की जगह। बिल्कुल बच्चे, यहाँ गैप बनाते हैं, ए लिख देते हैं। ठीक है, अब देख लो, अब इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है। और पूर्णेश बंद करो अपनी वीडियो। चलो बी का वैल्यू देखो, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बेटा थीटा वन थीटा टू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, थीटा वन थीटा टू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो वैल्यू तो तुम निकाल लोगे आई नो, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो हम आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे की कहानी हम कल शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। थीटा टू नहीं समझ में आया, थीटा टू दोबारा समझो। कितने लोगों को थीटा टू नहीं समझ में आया जरा बताना, थीटा टू कितने लोगों को नहीं समझ में आया, एक बार यस प्रेस कर दो, यस प्रेस कर दो जिसका थीटा टू नहीं समझ में आया। थीटा टू कैसा आया, ठीक है, मैं ना अगले पेज पे ले जाके तुम्हें समझा रहा हूं। देख क्या है थीटा टू करने के लिए, यहां पर तेरे पास वायर था इतना, और तरीका देख लो, अब याद रखना तरीका क्या होता है बेटा हमेशा। ये यहां पर कहीं पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को पहले बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कनेक्ट करो, और इस पी पॉइंट को टॉप मोस्ट पॉइंट से कनेक्ट करो, और इस वायर को एक्सटेंड कर दो पीछे की तरफ, इस वायर को एक्सटेंड कर दो पीछे की तरफ डॉटेड लाइन बना के। ठीक है, और तुम इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस एक्सटेंडेड लाइन पर। तुम्हारा डी फॉर्मूले वाला डी ये होता है। ठीक है गाइस, ये फॉर्मूला डी होता है। और अगर ये जैसे 30 डिग्री दे रखा है, और ये भी कितना देखा 30 डिग्री दे रखा है, तो तुमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना है। तो पहले ना क्लॉक चल लो, तो क्लॉक मतलब सबसे टॉप पॉइंट की तरफ जाना है। तो टॉप पॉइंट के लिए इसी वायर से चलोगे, थीटा वन आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, तो थीटा वन कितना आ गया, प्लस का 30। अगर वहीं पर तुम अगर थीटा टू के लिए डेरिवेशन में थीटा टू कैसे चलते थे, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ अगर चलोगे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग, तो यहां से शुरुआत करोगे और ऐसे घूम के जाओगे और इस लाइन पे तो आओगे ना, क्योंकि तुम्हें नीचे वाली लाइन के लिए चाहिए ना बेटा। तुम्हें कौन सा लाइन के चाहिए, नीचे वाली लाइन के लिए। तो बेटा 330 डिग्री घूमे, क्या प्लस का 330 डिग्री घूमे, अरे बोलो भाई, प्लस का 330 डिग्री। क्या थीटा टू का वैल्यू प्लस 330 डिग्री लिखो या फिर -30 डिग्री लिख लो, बात तो एक ही है ना बेटा, बोलो। क्या प्लस का 330 या -30, बात तो एक ही है। तो हमने शॉर्टकट क्या लगा दिया कि भैया हम थीटा वन के डायरेक्शन में चले 30 डिग्री और विद माइनस साइन लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, दैट्स इट।